हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम बात कर रहे हैं आज यहाँ साइंस क्लास 10 में, जो कि है आपका चौथा चैप्टर होगा आज, कार्बन एवं उसके यौगिक की। इससे पहले हमने पहला, दूसरा, तीसरा लेसन समाप्त कर लिया है और चौथा लेसन भी फिनिश होने ही वाला है। यहाँ हमने चौथे लेसन में कार्बन एवं उसके यौगिक में कार्बन की प्रकृति और बनने वाले बॉन्ड, हाइड्रोकार्बन की प्रकृति एवं हाइड्रोकार्बन से संबंधित जो भी रिएक्शन है आपकी एथेनॉल एसिटिक अम्ल, इनकी बारे में डिस्कस कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पर विजिट करके वो वीडियो प्लेलिस्ट है आपकी जो साइंस क्लास 10 नाम से, उसमें जाकर के जरूर देख सकते हैं, ताकि आप जब सीरियल से वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में अच्छे से आएगा और नोट्स बनाते हुए चलेंगे तो आपको एग्जाम टाइम में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, केवल यही नोट्स पर्याप्त हैं आपकी परीक्षा के लिए, इससे अलग कुछ भी नहीं पढ़ना है। ठीक है भैया, तो हमने अभी कार्बन एवं इसके यौगिक जो चैप्टर है आपका, इसमें आईयूपीएसी से संबंधित करीब 40 से 50 प्रीवियस ईयर, जो कि 2015 से लेकर के 2025 तक आपकी जो बोर्ड एग्जाम है उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके बारे में अच्छे से डिस्कस किया है और बाकायदा एक एक चीज को समझाया गया है। ठीक है, तो उनको जरूर से आप देख लें तो आपकी आईयूपीएसी जो आपका 4 से 6 नंबर का सेक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो जो आपकी विज्ञान है क्लास 10 में, विज्ञान के 3 पार्ट हैं जैसा कि आप जानते हैं, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। तीनों विज्ञान यहाँ पर पढ़ाई जाएगी। अभी हम रसायन विज्ञान पढ़ रहे हैं और रसायन विज्ञान आज खत्म भी हो जाएगी। तो इसके बाद चालू होगी आपकी भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स, जो कि आपका पहला चैप्टर है, प्रकाश एवं परावर्तन और अपवर्तन। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे हम अगले वीडियो में। अभी आज हम पढ़ेंगे यहाँ जो आपका कार्बन एवं उसके यौगिक है, जिसमें 2 टॉपिक आपके शेष रह गए थे और वो टॉपिक है मिसेल और कोयले तथा पेट्रोलियम का निर्माण। मिसेल, ठीक है भैया, तो मिसेल के बारे में इसमें हम जानेंगे। इससे पहले, मिसेल जानने से पहले आप जान लें कि साबुन क्या होता है। साबुन एक साबुनीकरण, इसे पिछली वीडियो में बात करी थी हमने। साबुनीकरण क्या है? तो साबुनीकरण क्या है कि साबुन बनाने की प्रक्रिया है। नाम से ही पता चल रहा है कि साबुन बनाने की प्रक्रिया है। साबुन क्या होता है? सोडियम या पोटेशियम लवणों का एसीटेट विलयन होता है, वो साबुन कहलाता है। अगर हम कास्टिक मिला रहे हैं साबुन एसीटेट विलयन में तो वो बनेगा कपड़े धोने वाला साबुन। अब साबुन 2 प्रकार के होते हैं, एक कपड़े धोने वाला और दूसरा नहाने वाला। तो जो कपड़े धोने वाला है और जो नहाने वाला है, इसमें दोनों में अलग अलग एलिमेंट मिलेंगे। होता क्या है कि धातुओं में जो सोडियम धातु है ये होती है मुलायम यानी कि सॉफ्ट, और जो पोटेशियम धातु है ये होती है सख्त यानी कि टफ। तो जब हम कपड़े धोते हैं तो मैल साफ करते हैं, तो यहाँ हमें कड़े साबुन की आवश्यकता होती है, तो हम वहां मिलाते हैं कास्टिक, कास्टिक यानी KOH। और जो सोडियम है वो मिलाते हैं जब हम अपने नहाने के लिए जो साबुन बनाते हैं वो होता है मुलायम सॉफ्ट, तो उसमें हम मिलाते हैं सोडियम। ठीक है भैया, तो सोडियम और पोटेशियम का एसीटेट विलयन ही क्या होता है? साबुन होता है। ठीक है, ये रिएक्शन है आपकी पूरी साबुनीकरण। ठीक है, तो यही प्रक्रिया जो है वो क्या कहलाती है? साबुनीकरण। और साबुन का सूत्र कभी कभी पूछ दिया जाता है आपसे, या कोई पूछ ले साबुन का सूत्र क्या होता है, तो साबुन का सूत्र आप बताएंगे C17H35 और COONA। Na जब होगा तो नहाने का साबुन होगा, और जब के होगा तब ये कपड़े धोने का साबुन होगा। ठीक है, तो साबुन दोनों जान गए। साबुन का सूत्र क्या होता है? C17H35 COONA या फिर के। नाम की बात करें तो सोडियम या पोटेशियम का एसीटेट विलयन यहाँ पर इसको बोल दिया जाएगा। वैसे कार्बन 17 है, इसको कुछ पढ़ते नहीं है। ठीक है, ये बहुत लंबी सीरीज है, सिर्फ लिख दिया जाता है जानने के लिए आपके। तो यहाँ साबुनीकरण और साबुन का सूत्र जान गए। अब आगे चलते हैं जो कि है आपका मिसल। मिसल क्या होता है? बेसिकली कपड़े जो होते हैं उसमें मैल है, और मैल को जो साफ करने की प्रक्रिया है वही क्या कहलाती है? मिसल। जैसे कि साबुन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? साबुनीकरण। वैसे ही कपड़े से जो मैल है, मैल को निकालने की प्रक्रिया ही पूरी क्या कहलाती है? मिसल कहलाती है। ठीक है, अब मिसल, अब साबुन है तो साबुन में देखो बेसिकली क्या होता है कि सोडियम या पोटेशियम होगा। तो मान लीजिए कि ये क्या है? मैल का एक कण है, या मिट्टी का एक कण है, या तेल का एक कण है। अब कपड़े जो होते हैं, कपड़े में गंदे क्या होगा? उसमें या तो मिट्टी लगी होगी और या तो फिर तैलीय पदार्थ, कोई चिकनी चीज लगी होगी। ठीक है, तो कपड़े धोने वाले साबुन का प्रयोग करेंगे हम यहाँ। ठीक है, सोडियम लवण या पोटेशियम लवण, यहाँ सोडियम लवण दिखाया गया है। ठीक है भैया, तो ये है एक मैल का कण। ठीक, इसको जब साफ करेंगे तो क्या होता है कि एक साबुन का कण जाता है जो कि मैल को लाता है, और दूसरा जो कण होता है वो पानी से मिला हुआ होता है। ठीक है, ठीक उसी तरह जिस तरह से दिया जलता हुआ देखा है आपने, तो तेल जो है ऊपर जब बत्ती जलती है तो नीचे से ऊपर पहुंच जाता है, वैसे ही इधर से ये खींचने का काम करता है मैल को। ठीक, ये बहुत बारीक प्रक्रिया है,
मैल को खींचने का काम करता है ये कण। इसके दो सिरे हो जाते हैं साबुन के कण के। एक सिरे को कहते हैं जल रागी और दूसरे को कहते हैं जल विरागी। जल रागी मतलब जल स्नेही और जल विरागी मतलब जल विरोधी। तो यहाँ दो सिरे हो जाते हैं। जल रागी जो होता है ये पानी में घुल जाता है आसानी से, और जो आपका दूसरा सिरा होता है जल विरोधी, ये जो है पानी में ना घुल करके ये जो कण है, तैलीय पदार्थ है या मिट्टी का कण है, उसको पकड़ने का काम करता है। तो ये पकड़ कर खींच लेता है किसको? जल रागी खींच लेता है किसको? जल विरागी विलयन को। तो कपड़ा क्या होता है आपका? साफ हो जाता है। जो उसमें मैल और अशुद्धि के कण होते हैं वो सारे बाहर निकल आते हैं। और यही पूरी प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? मिसल कहलाती है। ठीक है, ये तो समझ गए आप। अब इसको लिखेंगे किस तरह से? लिखते हैं। तो लिखने के लिए हेडिंग लगा लेंगे कौन सी? मिसल। ठीक है, यहाँ हम आपको पूरा थ्योरी और जो प्रैक्टिकल है वो पूरा समझाया जाएगा ताकि आप नोट्स भी बना लें आसानी से। ठीक है भैया, तो यहाँ मिसल हेडिंग लगाएंगे और मिसल में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? लिखिए, साबुन के अणु ऐसे होते हैं, साबुन के अणु ऐसे होते हैं जिनके दोनों सिरों के विभिन्न गुण धर्म होते हैं। जल में विले एक सिरे को जल रागी कहते हैं तथा हाइड्रोकार्बन में विले दूसरे सिरे को जल विरागी कहते हैं। दूसरे सिरे को जल विरागी कहते हैं। जल के अंदर इन अणुओं की एक विशेष व्यवस्था होती है जिससे इसका हाइड्रोकार्बन सिरा जल के बाहर बना होता है। ऐसा अणुओं का बड़ा गुच्छा बनने के कारण होता है और इस संरचना को ही मिसेल कहते हैं। इस संरचना को ही मिसेल कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जल के अणुओं की कुछ इस तरह से व्यवस्था होती है। तो एक हाइड्रोकार्बन में विलय होता है और दूसरा जल में विलय होता है। तो इसका मतलब समझना, हाइड्रोकार्बन, अब जो मिट्टी होगी या जो तैलीय पदार्थ होगा वो सभी क्या है? हाइड्रोकार्बन ही होता है। ठीक है, प्लास्टिक हो चाहे कपड़ा हो या मिट्टी का कोई भी कण हो या कोई तैलीय पदार्थ हो या कुछ भी हो, वो सभी क्या होता है? हाइड्रोकार्बन होता है। ठीक है, तो यहाँ वेरी कर दिया गया है कि हाइड्रोकार्बन में विलय है, यानी हाइड्रोकार्बन को चिपका लेगा, और दूसरा क्या होगा? जल से मिल जाएगा आसानी से। तो ये क्या करेगा? इसको अपनी तरफ खींच लेगा। तो ये जो मैल की प्रक्रिया है, मैल का जो कण है वो साफ हो जाता है यहाँ पर। तो ये हो गया मिसल। ठीक है भैया, तो ये पूरा जो संरचना है इसको हम लोग क्या कह देते हैं? मिसल कह देते हैं। आगे चलते हैं, अगला आपका टॉपिक है कोयला तथा पेट्रोलियम का निर्माण। ठीक है, हेडिंग लगा लेंगे ये, कोयले तथा पेट्रोलियम का निर्माण। अब पहले समझ लेते हैं कि कोयला क्या होता है। कोयला जानते हैं हम, कोयला जो लकड़ी जलाने पर जो कोयला होता है वही कोयला होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ जिस कोयले की बात की जा रही है वो अधिक मात्रा में कोयले की बात की जा रही है। जो लकड़ी से जला हुआ कोयला होता है उसमें क्या होता है कि वो क्वालिटी नहीं होती है, अच्छी क्वालिटी का कोयला नहीं होता है। अब कोयले पर थोड़ी बात करें तो कोयला जो है कि पूरे संसार में, पूरे विश्व में कोयला सिर्फ 3 प्रकार का होता है। 3 कैटेगरी में इसको बांटा गया है, विटुमिनस, लिग्नाइट और एंथ्रासाइट। ठीक, ये 3 टाइप है। इसमें से भी जो 1 नंबर का कोयला है वो विटुमिनस होता है, दूसरे नंबर का कोयला लिग्नाइट और तीसरे नंबर का एंथ्रासाइट। तो जो थर्ड क्वालिटी है, क्वालिटी के हिसाब से ये कोयले बटे हुए हैं कैटेगरी में, कि जिसमें अब क्वालिटी कैसे डिसाइड करेंगे? कि जिसमें कार्बन की प्रतिशतता सबसे ज्यादा हो, नंबर ऑफ परसेंटेज जो कार्बन का होगा वो जितना ज्यादा है तो माना जाता है कि वो कोयला जो है उतना ही अच्छी प्रकृति का है। अच्छी प्रकृति से मतलब क्या है? कि कोयला अगर हम जला रहे हैं तो देर तक जले, ज्यादा ऊष्मा प्राप्त हो, है ना। ऐसा थोड़ी है कि कागज की तरह जला दिया खत्म, तो वो कोयला अच्छा नहीं माना जाएगा। कोयला अच्छा वो माना जाएगा जो जलाने पर देर तक जले और हमें ऊष्मा अधिक मात्रा में मिले, तो वो कोयला अच्छा माना जाता है। तो भारत में जैसे झारखंड में है, उड़ीसा में है, आंध्र प्रदेश में है, यहाँ क्या है? कोयले की खाने हैं। तो कोयले की खाने जमीन के अंदर होती हैं। अब कोयले की खाने कैसे आई? कोयले की खाने, पेट्रोलियम भी कोयले के बाद जमीन के अंदर ही पाया जाता है और जो कोयला है वो थोड़ा सा ऊपर पाया जाता है। अब इसमें थोड़ी सी ऐतिहासिक बात है कि हजारों सालों से, लाखों सालों से, जब क्या है कि पृथ्वी में जब कभी ज्वालामुखी फटे होंगे तो क्या है कि पेड़ पौधे जो होंगे, जीवाश्म जो होंगे, वो सभी उलट पलट होकर जमीन के नीचे चले गए, समुद्र में चले गए। जब समुद्र में चले गए तो वहां वो जमीन के नीचे दब गए। तो जब लाखों सालों तक उसमें दबे रहे तो दबे रहने के कारण क्या हुआ कि उसमें पानी भी है और गैस निकलने के लिए कहीं जगह नहीं मिली, तो वो दबे दबे उसी के अंदर क्या हो गया? वो लिक्विड फॉर्म में आ गया। तो जब वो लिक्विड फॉर्म में आ गया वो बन गया आपका पेट्रोलियम। और जो ऊपर ऊपर रहा, यानी कि जिसमें से सांस बनी रही या ऊपरी सतह पर रहा,
ढका हुआ ही रहा लेकिन ऊपरी सतह पर रहा, तो उससे क्या बन गया, कोयला बन गया। ठीक है, तो यहाँ कोयला और पेट्रोलियम एक दूसरे से कनेक्ट है, इसलिए इसको आपस में जोड़ के ही पढ़ा जाएगा। ठीक है भैया, तो कोयला जो है कि भारत में पाया जाता है, उड़ीसा में। और बनता कैसे है कोयला, ये लाखों वर्षों पुराने जीवाश्म जो है वो जमीन के नीचे दबे हुए थे, और वही क्या है कि परिवर्तित होकर के कोयले में बन गए। ठीक है, और इसी तरह से ये पेट्रोलियम पेट्रोलियम ज्यादा नीचे होता है और कोयला क्या होता है, ऊपरी सतह पर पाया जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में लिखते हैं, कोयला तथा पेट्रोलियम का निर्माण। ये पूछा जाता है पेपर में, कई बार पूछा गया है कि कोयले का निर्माण किस तरह से हुआ या पेट्रोलियम का निर्माण किस तरह से हुआ, या टिप्पणी लिखिए कोयला तथा पेट्रोलियम, इस तरह से 4 नंबर या 2 नंबर में आपसे ये पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ इसके बारे में लिखते हैं, तो चलिए लिखिए। लिखिए, कोयले तथा पेट्रोलियम का निर्माण जैव मात्रा से हुआ है, जो जो विभिन्न जैविकीय तथा भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं पर निर्भर करते हैं। जैविकीय तथा भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं पर निर्भर करते हैं। कोयला लाखों वर्ष पुराने वृक्षों, फर्न फर्न एक प्रकार का पौधा होता है, वृक्षों, फर्न तथा अन्य पौधों का अवशेष है। संभवतः भूकंप तथा ज्वालामुखी के फटने के कारण ये धरती में चट्टानों की परतों के नीचे दब गए थे तथा धीरे धीरे क्षय होकर ये कोयला बन गए। तेल तथा गैस लाखों वर्ष पुराने छोटे समुद्री पौधों तथा जीवों के अवशेष हैं। उनके मृत होने पर उनके शरीर समुद्र तल में डूब गए तथा गाद में ढक गए। उन मृत अवशेषों पर बैक्टीरिया के आक्रमण से प्रबल दाब के कारण तेल तथा गैस का निर्माण हुआ। तो क्या हुआ कि गाद में दब गए और दाब के कारण क्या हुआ कि वहां पेट्रोल और यानी तेल और गैस का निर्माण हुआ। ठीक है, यहाँ जो पेट्रोलियम की बात करी जा रही है, ये पेट्रोलियम जो क्रूड ऑयल है, कच्चा तेल होता है, ये इसी से पेट्रोल, डीजल और केरोसिन ऑयल और जो आपका मोबिल ऑयल, ग्रीस, जितनी भी चिकनी चीजें हैं वो सब इसी से बनाई जाती हैं। ठीक है, इस समय जैसे कि आप देख ही रहे हैं बच्चों, जो कि पेट्रोल, डीजल, गैस की किल्लत है, कितनी किल्लत है, जो कि ईरान और अमेरिका इजराइल की लड़ाई हुई, जहां ईरान से भारत में पेट्रोल मंगाया जाता था, तो वहां हॉर्मुज स्ट्रेट पे क्या किया है कि उन लोगों ने जहाजों को निकलने से मना कर दिया है। तो इसलिए यहाँ अपने यहाँ पेट्रोल यानी पेट्रोलियम की दिक्कत हो गई है। वहां से हम लोग कच्चा तेल मंगाते हैं और क्या करते हैं, भारत में अपने यहाँ जो गुजरात है, गुजरात में ऑयल रिफाइनरी है, असम के डिगबोई में ऑयल रिफाइनरी है और राजस्थान में है। तो यहाँ हम ऑयल कच्चा तेल लाते हैं और कच्चा तेल लाने के बाद उसको रिफाइनरी में शुद्ध करते हैं। शुद्ध करने पर क्या होता है कि सबसे पहले शुद्धतम मात्रा में पेट्रोल, सब चीजें एक साथ बनती हैं, पेट्रोल भी बनता है उसी में और डीजल दूसरे नंबर पर बनता है। फिर उसके बाद आपका केरोसिन ऑयल बनता है। केरोसिन ऑयल का मतलब है जो मिट्टी का तेल पहले कोटे पर मिलता था, वही वाला मिट्टी का तेल है। ठीक है, तो मिट्टी का तेल हो गया। इसके बाद आपका हो गया जो ग्रीस होती है ना, ग्रीस के बाद जो आपका मोबिल ऑयल होता है, ये ही क्या होता है, पेट्रोलियम होता है, जो क्रूड ऑयल है, कच्चा तेल, उसी से ये सारी चीजें बनती हुई चली जाती हैं। यानी ये देखिए क्रूड ऑयल जो पेट्रोलियम है कितना जरूरी है आज के टाइम पर। अगर ये ना हो तो गाड़ियां बंद हो जाएंगी, मशीनें जितनी चलती हैं सारी इसी से चलती हैं, सारी मशीनें, यहाँ तक कि पहिया जो भी घूमता है उसमें भी ग्रीस पड़ती है। अगर ये सारी चीजें यानी क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम बंद हो जाएगा तो कितनी दिक्कत हो सकती है हम लोगों को। ठीक है, क्योंकि आज के आधुनिक समय में जो विज्ञान का विकास हुआ है वो मशीन में क्रूड ऑयल से जो प्रोडक्ट बनते हैं उन्हीं चीजों को डालकर मशीनें चलती हैं। ठीक है, तो यहाँ हमने बात की आज कोयले और पेट्रोलियम के निर्माण के बारे में और मिसल के बारे में। ठीक है, ये 2 टॉपिक थे जो कि आपका लेसन यहाँ से फिनिश हो जाता है। ठीक है, तो हमने जो आपके चारों लेसन थे रसायन विज्ञान के वो समाप्त कर लिए हैं। तो यहाँ से रसायन विज्ञान फिनिश होती है। अब जो आपका भौतिक विज्ञान का पहला चैप्टर है प्रकाश, परावर्तन एवं अपवर्तन, उसके बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो आपको कैसा लगा है, वीडियो में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।